नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं भाजपा में खिंच रही चिंता की दो लकीरों पर। पहली लकीर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी अमित शाह में कुछ कामकाज के तौर तरीकों और कुछ अन्य विषयों को लेकर मतभेद बहुत पहले से दिखते रहे हैं। यह 8 साल की सरकार में भी कई बार महसूस किए गए और उससे पहले भी कई बार दिखे। लेकिन क्या इन मतभेदों के आगे भी कोई बड़ी लाइन भाजपा और संघ के बीच में खिंचती हुई दिख रही है? इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले दूसरी चिंता की लकीर पर बात करेंगे। इसके बाद पहली इस लकीर पर बात करेंगे, चिंता की लकीर पर। और वो जो दूसरी मैं चिंता की लकीर की बात कर रहा हूं, और वो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब ईडी भी मैदान में आ गई है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ चुका है। एफआईआर में क्या है, किस किस का नाम है, सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम है, क्या क्या आरोप है। इन आरोपों के तहत अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो कितनी सजा हो सकती है, यह सब जानकारी मीडिया और एक्सपर्ट लगातार चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है, और वो यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल है उसको लेकर पहले पेज पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह बहुत बड़ी तस्वीर के साथ छपी एक रिपोर्ट है। इसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ की गई है और अरविंद केजरीवाल ने इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देश के सामने पेश किया। लेकिन भाजपा ने तुरंत ही कह दिया कि यह एक पेड न्यूज है, यानी पैसे लेकर छापी गई सामग्री है, जो कि विज्ञापन की श्रेणी में आता है। भाजपा ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर पेड न्यूज छापने का आरोप लगाया, जिस पर न्यूयॉर्क टाइम्स का जवाब भी सामने आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी इस खबर को पूरी तरीके से रिपोर्टिंग पर आधारित खबर बताया, न कि विज्ञापन। अमर उजाला अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस जवाब पर एक खबर भी प्रकाशित की है। कई सारे अन्य मीडिया हाउस में भी खबरें आई है। अखबार के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रवक्ता, अमर उजाला अखबार के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रवक्ता निकोल टायलर ने एक ईमेल में न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि हमारी रिपोर्ट निष्पक्ष और जमीनी रिपोर्टिंग पर आधारित है। अमेरिकी अखबार का कहना है कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे अखबार ने सालों से कवर किया है और उनकी पत्रकारिता हमेशा स्वतंत्र होती है। ध्यान में एक बात और रखने की जरूरत है, और वो यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यानी कि विदेशों के अखबारों में दिल्ली के सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर खबरें छप रही है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दो बातें समझिए। एक, भाजपा और केंद्र की भाजपा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति गलत है, यानी भाजपा केवल इसी पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घेर रही है। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आते हैं और आबकारी नीति पर तो बहुत ज़्यादा बोलते ही नहीं है, सफाई पेश नहीं करते हैं। वो केवल भाजपा आम आदमी पार्टी की हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी से डरी हुई है, इसी पर बात करते हैं। बार बार यही कहते हैं, इसी पर फोकस करते हैं कि भाजपा हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी जो आम आदमी पार्टी सरकार की है उससे परेशान है, चिंतित है, क्योंकि ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है जिसको जनता पसंद कर रही है। यह केजरीवाल का कहना है। जनता इसी के सहारे हमें जिता रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तीसरी बार सरकार में है, पंजाब को जीत चुके हैं, और ऐसा माहौल आजकल बना हुआ है कि गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर सकते हैं। और आने वाले समय में हरियाणा में भी अपनी जड़ें पकड़ सकते हैं, हरियाणा में भी जगह बना सकते हैं। और इन तीनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की उपस्थिति अच्छी है। यानी यह माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उस वोट बैंक तक पहुंच रही है जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, यानी विपक्ष का सबसे बड़ा विकल्प बनती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है। यह तो हुई एक बात, लेकिन मेरा कहना है कि भाजपा की चिंता केवल इतनी भर नहीं है। आप एक बात पर गौर कीजिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय पर गुजरात का जो मॉडल था, विकास का मॉडल था, वो देश और दुनिया में बड़ा चर्चित हुआ, गुजरात का विकास मॉडल। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं
तो बड़ी उलझी हुई सी बात होती है, बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है कि विकास का मतलब क्या है, आखिर विकास क्या है, उसको देखा कैसे जाए। क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कें और बिल्डिंगें तो दिखती है, लेकिन यह तो एक हिस्सा है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं है और उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ चीज़ों को जो आम आदमी पार्टी पकड़ रही है, जिसमें विकास के नाम पर शिक्षा में बदलाव और स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव सीधे सीधे दिखता है। अब मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमाल कर रही है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमाल नहीं कर रही है। इस पर विवाद है, क्योंकि कईयों का कहना है कि दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ सुविधाएं बहुत ही बर्बाद है, इतना हुआ नहीं है जितना ये लोग दावा करते हैं, और कईयों का कहना है कि कमाल का काम हुआ है। इसीलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि वहाँ काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। मैं तो केवल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, और ध्यान देने की बात है, यह कड़वा सच है कि राजनीति में हकीकत की इतनी वैल्यू नहीं होती, इतनी कीमत नहीं होती है जितनी परसेप्शन की होती है, माहौल की होती है। इसीलिए माहौल है कि अरविंद केजरीवाल के पास एजुकेशन और हेल्थ को लेकर कमाल की सोच है। यह तो हुई उस विकास की बात जो दिख रहा है। और दूसरी बात, गरीबों, महिलाओं और अन्य वंचित तबकों, समुदाय के लिए फ्री की बिजली, फ्री की तीर्थ यात्रा, पेंशन आदि जैसी बहुत सी स्कीमें अरविंद केजरीवाल की राजनीति में है, जिन पर भाजपा बड़ी चिंता में है, और रबड़ी बांटने पर एक बहस पूरे देश में शुरू की गई है। और तीसरी बात, आप दिल्ली की किसी भी सड़क से गुजर जाइए, किसी भी फ्लाईओवर पर खड़े होकर अपने चारों ओर देखिए, आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत ही ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता हुआ दिखेगा। कई जगह पर तो खड़े होकर दूर तक देखने पर कई कई राष्ट्र ध्वज दिखेंगे। यह राष्ट्रवाद के भाव को बढ़ाने की दिशा में किया गया काम है, जिस पर भाजपा भी काम करती है, और बहुत ही गहरा राजनीति में इसका मतलब होता है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर तीन बातें हैं, वो बहुत ही तेजी से हिंदी पट्टी की राजनीति में बढ़ रहे हैं, जो कि भाजपा का गढ़ है। और दूसरी बात, विदेशों से उनको लेकर उसी तरह का माहौल बनता हुआ दिखता है जैसा एक समय पर गुजरात में नरेंद्र मोदी को लेकर बनता हुआ दिखता था। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवाद पर भी भाजपा के पीछे पीछे चल रहे हैं और हिंदुत्व पर भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी देश की राजनीति में केवल अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं जो भाजपा को उसी के रास्ते पर चलकर चुनौती दे रहे हैं। हालांकि वो अभी बहुत पीछे है, लेकिन रास्ता वही है जिस पर बहुत आगे भाजपा खड़ी हुई है। इसीलिए जब रास्ता एक ही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि दोनों के बीच की दूरी कितनी तेजी से घटेगी, स्थिर रहेगी या फिर कम नहीं होगी। लेकिन यह तय है कि मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास राजनीति की एक दिशा है, राजनीति के एक स्थायी मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार काम कर रहे हैं, और उनके कारण चर्चा में एक बड़ा वर्ग है जो उनकी तरफ आकर्षित होता है, और एक बड़ा वर्ग है जो उसके खिलाफ खड़ा होता है। और यही राजनीति की कामयाबी की पहली सीढ़ी है, जो कि कांग्रेस के पास नहीं है। इसीलिए यह तो हुई भाजपा की चिंता की पहली लकीर। अब बहुत ही कम शब्दों में भाजपा की चिंता की दूसरी लकीर पर बात कर लेते हैं। किसी भी संगठन में व्यक्तियों में मतभेद बहुत ही सामान्य सी बात है, और भाजपा में पिछले 8-9 साल में ऐसा कई बार दिखा है। और मौजूदा जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, मतभेद करने वालों को बहुत तेजी से साइडलाइन भी लगाता है। वो बहुत सी चीज़ें बहुत लंबे समय के लिए छोड़ता नहीं है, बराबर हिसाब तुरंत ही होते जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी का मामला दूसरा है। यह इसलिए दूसरा है क्योंकि यह जो नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह में कुछ कामकाज के तौर तरीकों और कुछ अन्य चीज़ों को लेकर, कुछ अन्य विषय को लेकर जो मतभेद दिखते रहते हैं, जिन पर मीडिया में रिपोर्ट भी आती है, जिन पर कई बार इशारों में नितिन गडकरी भी कह देते हैं, भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ लोग कह देते हैं, बाकी भी राजनीतिक विश्लेषक कहते रहते हैं, और मीडिया कई बार खबरें छापती रहती है। ये कोई 8 साल के नहीं है, उससे भी बहुत पहले के हैं, जो उस समय के हैं। आप याद कीजिए, साफ साफ दिखते हैं जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए थे। यह बहुत पुरानी बात है। इसलिए अगर इन मतभेदों के कारण नितिन गडकरी को भाजपा के संसदीय बोर्ड से किनारे किया जाना था तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। सत्ता में आने के 8 साल बाद क्यों किया गया?
और लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू होने के दौर में ही क्यों किया गया? यह सवाल है, इसीलिए इस पर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है। लेकिन यह केवल एक बार चर्चा कर छोड़ देने वाली बात नहीं है, इस पर गहरी नजर रखने की जरूरत है, बार बार बात करने की जरूरत है, घटनाओं के विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि दो बातों पर गौर करना जरूरी है। एक, वो भाजपा के बेहद सफल मंत्री है, पार्टी में भी उनको पसंद करने वालों की संख्या बड़ी है, उनकी फॉलोइंग है, और इस देश की जो औद्योगिक लॉबी है उसमें भी उनकी एक अपनी पसंद है, उनकी फॉलोइंग है। और दूसरी बात, वो संघ के बेहद नजदीक रहते हैं, बेहद नजदीकी आदमी है। इसके बाद भी उनको पार्टी के संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं इसको भी भाजपा के लिए चिंता की एक लकीर के तौर पर देखता हूं। अब देखना होगा, समय के साथ ये लकीर मिट जाती है या फिर और गहरी होती जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर फिर आगे भी कुछ नए विश्लेषण के साथ बात करेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।